up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Waheed, and today I will be teaching you the next session for MCQ. जो हम MCQ सेशन कर रहे हैं, आज हम नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको बोला 1000 MCQs हम करेंगे। जो पॉलिटी का पोर्शन आपका रहेगा वो MCQs के थ्रू करेंगे। ठीक है, आई एम प्रेजेंट दिस लेक्चर सीरीज थ्रू WS Academy, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिटी एजुकेशन। इसके अलावा अगर आपको फुल कोर्स ज्वाइन करना है, फुल कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो आपको WS Academy डाउनलोड करना है प्ले स्टोर में। वहाँ पर हमने KS का बैच लॉन्च किया है एंड कॉमन JK SSB जिसमें NTB आपको देखने को मिलेगा, वो कोर्स हमने लॉन्च किया है। उस कोर्स को आप इनरोल कर सकते हो और कोर्स को बाय कर सकते हो। 1000 रुपये दोनों कोर्स का है, KS का 1000 है, NT का 1000 है। दोनों कोर्स को बाय कर सकते हो, आपको एक फुल फ्लेज तरीके से तैयारी हो जाएगी, विथ बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको 50 क्वेश्चन जो हमने 2 सेशंस में किया था, पहले सेशन में हमने किए थे 25 क्वेश्चंस, कल मैंने करवाया था आपके 25, आज और 25 क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर मेरी बात समझ में आ गई बोलो यस सर, यस सर, यस सर, हमें समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज जो है ये भी आया है, रिज़ल्ट भी आया FA का। तो FA का रिज़ल्ट में देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैसेज किया है। आधों को 90 आ रहे हैं, ठीक है, आधों को 92 आ रहे हैं लेकिन सिलेक्ट नहीं हो रहे, आधों को 93 आ रहे हैं, सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। 80s 85 87 बहुत परेशान है, लेकिन परेशान नहीं होना है क्योंकि आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आगे आने वाले और भी बहुत सारे पोस्ट हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया, उसमें से ये एक मैसेज भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये एक स्टूडेंट है, इसका यही कहना है कि इसने मेरे साथ बात किया लास्ट रमज़ान में, और लास्ट रमज़ान में हमने बात की। आज 1 साल हो गया, 1 ईयर हो गया ऑलमोस्ट, बराबर 365 डेज़। इसने फिर से मुझे कॉल की, फिर से मैंने इसके साथ बात की, ठीक है। और इसकी 283 रैंक आ रही है, 97.59, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। इसने बोला मैं भी बहुत खुश हो गया, उसके घर वाले भी बहुत खुश हो गए, एक्साइटमेंट है उसके घर में, ठीक है। तो इसकी सिलेक्शन हो गई है, इंशाल्लाह आप सब लोगों की सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो चलो, WS Academy का यही रहता है क्योंकि मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ाया था ये कोर्स, अलग अलग चैनल्स पे मैंने पढ़ा था। यूट्यूब पे मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया था, ज्योग्राफी पढ़ाया था, हिस्ट्री पढ़ाया था, इकोलॉजी एनवायरनमेंट मैंने पढ़ाया था। तो दैट मीन्स आपको बहुत ही अच्छी हेल्प होगी क्योंकि मुझे पता है मैंने किस तरीके से आपको वो जितना भी पोर्शन मैंने पढ़ा है किस या डेप्थ में या कितने अच्छे तरीके से पढ़ाया था। फुल कोर्स लेने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा WS Academy पे कोर्स आप बाई करो। ये मैं खुद सजेस्ट कर रहा हूँ, सो दैट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। एक ही जगह पर सारा मिलेगा, फिर रिजल्ट के टाइम पे आप रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि काश हमने कोर्स लिया होता, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कोर्स आप बाई कर सकते हो। तो आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा, क्वेश्चन नंबर ऑलमोस्ट, एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड रुको, 41, एक सेकंड नीचे आ गया मैं ज़्यादा, 2, हाँ, आज का जो रहेगा हमारा वो रहेगा हमारा रहेगा व्हाट इज़ द स्टेट्स ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। नाउ राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, ये आज हमारा पहला क्वेश्चन आज का रहेगा, ठीक है। तो आपको बताना है राइट टू प्रॉपर्टी का स्टेटस क्या है एट, ठीक है। तो आपको पता है ये एज ए लीगल राइट है। फिर से मैं आपको रिपीट करूं, यहाँ पर जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये पहले फंडामेंटल राइट्स में आ रहे थे, 7 फंडामेंटल राइट्स से, ठीक है। उसमें से जो है ये था 6th फंडामेंटल राइट जिसको बोलते थे राइट टू प्रॉपर्टी, और ये आर्टिकल 31 में आ रहा था। उसके बाद इसको डिलीट किया गया है बाय 78th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, सॉरी, हाँ, बाय 78th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आई थिंक, ठीक है। और उसके बाद जो है ये बन गया एज ए लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये हो गया पहला। नेक्स्ट जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1977, ठीक है, ये आपको डेट याद रखना है। उसके बाद व्हेन वेयर द फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटीज आपको पता है जो कि पार्ट 4th में आता है, ये आपको याद रखना है। पार्ट 4th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 4th में क्या आता है, पार्ट 4A में आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। किस साल इस कॉन्स्टिट्यूशन ने इनकॉर्पोरेट किया है
फंडामेंटल ड्यूटीज को आपको बोलना है सर इसको इनकॉर्पोरेट किया गया 1976, याद रखना। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी 5 स्टार वाले क्वेश्चन ये सभी है। द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 has incorporated 10 fundamental duties in Article 51 of the Constitution of India. This was done in accordance with the recommendations of the सरदार सवारन सिंह कमेटी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस कमेटी के बेसिस पे, किस कमेटी के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे क्या हो गया, इन फंडामेंटल ड्यूटीज को क्या किया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया। ठीक है, याद रखना कमेटी का नाम क्या था, सवारन सिंह कमेटी। ठीक है, सवारन सिंह कमेटी बोल सकते हैं। इंडिया एडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एरस्टवाइल यूएसएसआर। इंडिया ने फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से बोरो किए हैं, आपको बोलना है यूएसएसआर से। फंडामेंटल ड्यूटीज आपको पता है कहाँ से लिया है, या डायरेक्ट प्रिंसिपल्स आपको पता है, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स आपको पता है आयरलैंड से लिया है। इसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज को यूएसएसआर से लिया है। और आपको ये भी याद रखना है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया गया है। और इसमें कौन सा आर्टिकल आता है, आपको बोलना है आर्टिकल 51 क्लास फर्स्ट में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे ये पॉइंट्स डाल देना अपने रफ के ऊपर। इस एमसीक्यू सेशन को आप लाइटली नहीं लोगे। जो स्टूडेंट एंड तक देखेगा, जितने भी 1000 एमसीक्यूज है, मैं आपको गारंटी देता हूं आपके 20 में से अगर 20 क्वेश्चंस केस में आते हैं या 25 आते हैं, 20 में से 18 क्वेश्चंस कहीं नहीं जाएंगे आपके, 18 के 18 ठीक हो जाएंगे, मतलब 36 मार्क्स आपको मिल जाएगा। Who has the right to transfer any case anywhere in India? किसके पास राइट है कि वो ट्रांसफर कर सकता है कोई भी केस किसी भी जगह इंडिया में? क्या प्रेसिडेंट के पास वो राइट है, सुप्रीम कोर्ट के पास, या हाई कोर्ट के पास, या नन ऑफ दीज के पास? आपको बोलना है, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट हायर अथॉरिटी जो होती है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू ट्रांसफर एनी केस। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है जो केस को ट्रांसफर कर सकता है, कोई भी केस अगर है उसको ट्रांसफर कर सकता है। Has the power to transfer any case, appeal or other proceedings from the High Court or other court in one state of the High Court to other state or other civil courts in any अदर स्टेट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वो केसेस को ट्रांसफर कर सकता है, वो अपील को कर सकता है। ठीक है, जो भी हायर कोर्ट से आया होगा या बाकी कोर्ट से आया, तो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में केसेस को ट्रांसफर करना, ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर दिया गया है। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट याद रखोगे, हाई कोर्ट याद रखोगे। सुप्रीम कोर्ट याद रखोगे आर्टिकल 32, ठीक है, हाई कोर्ट याद रखोगे आर्टिकल 226। और रिट्स जो होती है, रिट्स जो इशू होती है, सबसे ज़्यादा जो होती है रिट्स का पावर सबसे ज़्यादा होता है हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रिट्स को इशू करता है। लेकिन हाई कोर्ट जो होता है, एक तो फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं उनके अगेंस्ट रिट्स को इशू करना, और बाकी राइट्स के रिलेटेड भी हाई कोर्ट क्या करता है, रिट्स इशू करता है। तो मतलब ये मेरा कहने का ये, हाई कोर्ट के पास जो है ज़्यादा पावर्स हैं वाइल इनकॉर्पोरेटिंग द रिट्स या इशूइंग द रिट्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये हाई कोर्ट के पास ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब आप पढ़ोगे आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वहां पर आपको ये डिटेल में पढ़ना है। फंडामेंटल राइट्स का लास्ट वाला पार्ट है ये। हु इज द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन? फाइनल अथॉरिटी कौन है जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है? सबको पता है वो कौन है, वो है अपना सुप्रीम कोर्ट जो कि दिल्ली में है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट के कितने जज हैं? आपको बोलना है 34। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और लिमिट कितना है? आप बोलोगे 35। तो प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं? आपको बोलना है 34। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज रिगार्डेड एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। इट इज द सुप्रीम और फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर इंटरप्रेट करना है, ठीक है, वो किसके हाथ में है? वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज टू बी रेस्पेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट्स क्वेश्चन नंबर 5 आज का। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई है, ड्राफ्टिंग कमेटी बिठाई गई है, ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर्स रखे गए, लेकिन इस ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? सबको पता कौन है, आपको बोलना है बी आर अम्बेडकर। के मुंशी जो था ये इसका मेंबर था। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर्स मैंने बोले ना, लेकिन उसमें से के मुंशी मेंबर था, बट बी आर अम्बेडकर जो था ये चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी का था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बनाई गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बी आर अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइनड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कितने मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को साइन किया है? मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, उसमें से कितने मेंबर्स ने साइन किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को? आपको बोलना है
फॉर नेसाइन क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। JKSSB में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था पिछले एग्जाम्स में, CDS में मैंने ये क्वेश्चन देखा हुआ है, तो आप इन क्वेश्चंस को लाइटली नहीं लोगे, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज, परमानेंट प्रेसिडेंट कौन था? मैंने आपको पहले बोला था सचिन आनंद सिन्हा भी था और राजेंद्र प्रसाद भी था। तो पहले सचिन आनंद सिन्हा 2 दिन के लिए इसको बनाया गया था टेम्परेरी बेसिस पे, जिसका इंटरिम प्रेसिडेंट भी आप बोल सकते हो। और उसके बाद किसको बनाया गया था? आपको बोला राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, जिसको परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया। आपको बोला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का बनाया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेक्ट रहोगे, फोकस रखोगे तो आपको समझ में आएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब आपको ये कहा जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर्स हैं। BR अम्बेडकर तो सबको पता है, लेकिन बाकी 6 मेंबर्स कौन थे ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यहां पर पूछा कि कौन सा नहीं है। मतलब आपको 7 का पता होगा तब आप, BR अम्बेडकर था, हाँ बिल्कुल था। के मुंशी था, हाँ बिल्कुल था। स्वामी अय्यर था, बिल्कुल स्वामी अय्यर था। 2 टाइप्स ऑफ स्वामी थे यहाँ पर। और चौथा बोल रहा है MK गांधी जी इसका मेंबर नहीं था। ये आपको याद रखना है, ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर गांधी नहीं था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर्स को आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया द ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्मिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन वाज अपॉइंटेड ऑन 29 अगस्त 1947। द कमेटी कंप्राइज्ड ऑफ चेयरमैन एंड 6 मेंबर्स। टोटल कितने हो गए? 7। एक हो गया चेयरमैन प्लस हो गए 6 अदर मेंबर्स जो हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स हैं। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि चेयरमैन था ड्राफ्टिंग कमेटी का। KM मुंशी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अलादी कृष्णा अय्यर आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा है कि कौन कौन से मेंबर्स हैं। ठीक है, KM मुंशी मैंने बताया, ठीक है, कृष्णा स्वामी अय्यर बोला मैंने, गोपाल स्वामी अयंगर मैंने बोला। तो देखो यहाँ पर स्वामी 2 है, एक स्वामी ये है, एक स्वामी है, एक है कृष्णा, दूसरा है गोपाल। मित्र हैं और दूसरा सादतुल्ला है और केतान है। ठीक है, ये 6 मेंबर्स हैं जिनको आपको याद रखना है। इसका कोड भी मैंने रखा है, वो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो। अभी हम क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, Who among the following were the members of the drafting committee of the constitution? कौन कौन सा मेंबर था ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? लेकिन आपको बोलना क्या वल्लभ भाई पटेल था? नहीं था। जवाहरलाल नेहरू था? नहीं था। सरदार पटेल था? नहीं था। ठीक है, ठीक है, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर मैंने ऊपर आपको बोला है, आप देख सकते हो यहाँ पर। इसका आंसर जो है दैट इज द कृष्णा स्वामी अय्यर। उसके बाद जो है ये मैंने आपको बताया कौन कौन सा है। ठीक है, अगर आपको केएस का कोर्स बाय करना है, आप जो है WS अकेडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे और उसके बाद 1000 रुपये आपको पे करना है। आप GS और CSAT को आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है द फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर ए मिनिस्टर फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया इज इनश्राइंड इन द, जो ओथ आप लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई मिनिस्टर होता अगर होता है, वो मिनिस्टर बन गया है, ठीक है, उसको अब ओथ लेना है, तो ओथ कहाँ पर दिया गया है? ठीक है, ये किस शेड्यूल में मेंशन किया गया है? क्या फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है? ओथ ऑफ ऑफिस जो दिया गया है वो शेड्यूल 3 में दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के शेड्यूल 3 में मेंशन किया गया। द फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर ए मिनिस्टर फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया इज इंश्राइंड इन द 3rd शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द स्टेट, इन फर्स्ट शेड्यूल list of state and union territories is mentioned. Second schedule is about salary of the president, governor, chief justice. तो पहला आपको याद रखना है, ठीक है, पहला वाला जो है दैट इज फर्स्ट वाला जो है, यहाँ पर क्या किया गया है? स्टेट और यूनियन टेरिटरी को बताया गया है। सेकंड शेड्यूल में बताई गई है सैलरी के बारे में, प्रेसिडेंट हो, गवर्नर हो या कोई भी हो। थर्ड आपको बताया गया है ओथ के बारे में, और फोर्थ आपको बताया गया, फोर्थ शेड्यूल लिखा गया यहाँ पर। फोर्थ शेड्यूल जो है ये सीट्स को एलोकेट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले स्टेट होती है और यूनियन टेरिटरीज होती है। उसके बाद जब स्टेट और यूनियन टेरिटरी होती है, उसके बाद आप क्या बोलो, आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, जब आपको सैलरी मिलेगी तो थर्ड आपको क्या करना है? सैलरी मिलने के बाद आपको ऑथ मिलेगा। जब आपको ऑथ मिलेगा उसके बाद आपको क्या मिलेगा? सीट आपको एलोकेट किया जाएगा। इस तरीके से आप कहानी बनाकर इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट जो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट्स द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनाइटेड ऑफ इंडियन यूनियन इन द फॉलोइंग। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने मेंशन किया है कि वो जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं यूनियन के, वो किसके पास है? आपको बोलना है वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। और आपको पता है पार्लियामेंट में क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट होता है। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, आपको पता है BR अम्बेडकर जो है। मुंशी भी क्या है?
इसका मेंबर है, केतान भी अब इसका मेंबर है, B.R. अम्बेडकर भी मेंबर है, और ये मेंबर होने के बावजूद ये इस कमेटी का चेयरमैन भी है, जो आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब लाया गया है? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। आपको एग्जैक्ट डेट याद रखना, फोर्स में कब लाया गया है 1950 में, आपको याद रखना है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्या किया गया? फोर्स में लाया गया है। अडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949। और ये जो है ये JKPSI में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये अडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949 में। रिपब्लिक डे ऑनर्स द डेट ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, ठीक है। रिपब्लिक डे कौन सा डे होता है ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है फोर्स में लाया गया? तो अब बोलते हैं रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे कब होता है? 26 जनवरी हर साल मनाया जाता है। मतलब कहने का ये है, इस दिन क्या हुआ है, इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फोर्स में लाया गया है। लेकिन आप 14 अगस्त 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त की बात करेंगे तो 15 अगस्त को क्या हुआ? इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई है। लेकिन 26 जनवरी की बात करेंगे तो इस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फोर्स में लाया गया है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम किसने किया? क्या प्लानिंग कमीशन ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, प्रेसिडेंट ने, वर्किंग कमेटी ने? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम किए हैं, आपको खुद पता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये आपको पता है, ये आपको याद रखना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट वाज फॉर्म्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रेम करना याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम किया एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, और वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फॉर्मेशन कब हुई है आपको बोलना है? कॉन्स्टिट्यूशन 1946। इट वाज फॉर्म्ड फॉलोइंग नेगोशिएशंस बिटवीन इंडियन लीडर्स एंड मेंबर्स ऑफ 1946 कैबिनेट मिशन, आपको याद रखना है, ठीक है। और ये भी आपको पूछा गया था कैबिनेट मिशन के बारे में, JKPSI में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद जो है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स डील्स विद द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर ये किसे मेंशन किया गया? पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर्स की बात की गई है सेंटर और स्टेट के बीच में। क्या ये 4th है, 6th है, 7th है, 9th है? तो आपको बोलना है ये 7th शेड्यूल में आता है। डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट 7th शेड्यूल में मेंशन किया गया है, ये आपको याद रखना है। ये लिखा है द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट, आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट एंड, ठीक है, आर्टिकल 46 ये आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर आप ये आराम से देखना। उसके बाद 4th शेड्यूल जो है, 4th शेड्यूल इज अबाउट एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, राज्यसभा में सीट्स को एलोकेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। देखो प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए एक टर्म यूज होती है और उसको बोलता है इम्पीच करना। ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पीचमेंट के ऊपर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इसको रिमूव किया जाता है, एक प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट किया जाता है, और ये किस आर्टिकल में मेंशन है आपको बोलना है? आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसकी बात कर रहे हैं? रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, दैट इज इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहां पर एक एक करके जितने भी आर्टिकल इनको देखना है। अंडर आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर वायलेट किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या किया जाता है? इम्पीच किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, फिर लिखा होगा वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन कैपेसिटी, ये लिखा जाता है, आपको बोलना वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज सोलिली टू बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। और इसका इम्पीचमेंट किसका? प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, मतलब प्रेसिडेंट की रिमूवल की प्रोसेस ये कौन करता है डिसाइड? ये पार्लियामेंट डिसाइड करता है। यहाँ पर 2 हाउसेस का रोल रहता है, एक होता है अपर हाउस और एक रहता है लोअर हाउस। एक हाउस में प्रोसेस स्टार्ट की जाती है, मतलब एक हाउस में क्या किया जाता है? इनिशिएशन ऑफ इम्पीचमेंट शुरू होता है, और दूसरा हाउस क्या करता है? वो इसको प्रूव करने की कोशिश करता है, वो एक कमेटी बिठाता है अबाउट द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट ने अगर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है या इनकैपेसिटी हुई है तो उसके रिलेटेड जो होता है वो कमेटी बिठाता है। या क्या करेगा राज्यसभा, क्या करता है? राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा क्या करता है? ये प्रोसेस को इनिशिएट करेगा और लोकसभा कमेटी को बिठाएगा, जिससे इन कमेटी को प्रूव करना है क्या इसने इनकैपेसिटी या वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है नहीं, या उल्टा हो जाएगा। लोकसभा क्या करेगा? प्रोसेस
इनिशिएट करेगा, राज्यसभा क्या करेगा, कमेटी बिठाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट और रिमूवल ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, इस पर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा ये भी लिखा गया आर्टिकल 57 इज अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन। री इलेक्शन अगर की जाती है इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है 57 में। आर्टिकल 76 डील्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, क्वेश्चन पूछा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पे, ठीक है, एजीआई, ठीक है, एजीआई जिसको बोला अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो फर्स्ट लीगल ऑफिसर जिसको बोला जाता है, ये आपको याद रखना, आर्टिकल 76 डील करता है। उसके बाद आर्टिकल 979 122 डील्स द पार्लियामेंट। आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक पार्लियामेंट की बात की जा रही है। आर्टिकल 79 मेंशंस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट की बात की जाए। देखो ये क्वेश्चन जितने भी हैं मैं आपको एनालिसिस भी दिखा रहा हूँ किस तरीके से एनालिसिस करनी होती है। जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ते इसका आंसर तो है 61, लेकिन आपको 79 भी पता होना चाहिए, 76 और 57 भी पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी आपका क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताए गए हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंड करता है एडवाइस को टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंड करता है, ठीक है, एडवाइस को, किसको, टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 143 आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, आर्टिकल 143 पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द आर्टिकल इज अबाउट पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। ये एक ऐसा एडवाइस, ये एक ऐसा पावर होता है, ये आर्टिकल डील करता है, प्रेसिडेंट के पास पावर होता है, ठीक है, जो कि टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट करना है। ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। आर्टिकल 144 आपको पता है, विद सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज टू एक्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू एड द सुप्रीम कोर्ट को एड करना। नेक्स्ट जो है, अंडर विच ऑफ द आर्टिकल द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। कौन सा आर्टिकल है, किस आर्टिकल के अंदर, अंडर विच आर्टिकल द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, किस आर्टिकल के अंदर ये बताया गया है, आपको बोलना ये आर्टिकल 323 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 123 का भी आपको याद रखना है, 232 का भी आपको याद रखना है, 323 का भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 123 आई थिंक ये है गवर्नर के रिलेटेड, बट आर्टिकल 323 आपको याद रखना है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के रिलेटेड। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द इंपीचमेंट प्रोसेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इंपीचमेंट प्रोसेस शुरू होती है, किस आर्टिकल में मेंशन है, 61। टिप्स पे याद रखना है, एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर इसका सोल्यूशन मैं पढ़ूँ क्योंकि सोल्यूशन पढ़ना इसका जरूरी है, इसका एक्सप्लेनेशन में इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इस एक्सप्लेनेशन पे 2 क्वेश्चंस और बनते हैं आपके। नंबर फर्स्ट, आर्टिकल 61 डील्स द प्रोसीजर फॉर द इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, ये हो गया, मतलब आर्टिकल 61 इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, नंबर फर्स्ट आर्टिकल हो गया। इट कैन बी इनिशिएटेड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये पॉइंट मैंने आपको बोला है कि इस इंपीचमेंट को कोई भी हाउस इनिशिएट कर सकता है, वो लोकसभा कर सकता है या राज्यसभा कर सकता है। अगर लोकसभा करता है, इनिशिएट करता है, राज्यसभा कमेटी को बिठाता है और वो उसको प्रूव करना पड़ता है, या राज्यसभा इनिशिएट करेगा, लोकसभा को प्रूव करवाना होता है। तो इस तरीके से एंड दीज चार्जेस शुड बी साइन्ड बाय 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस। और जो भी इसके ऊपर चार्ज लगे हैं, तो जितने भी सपोज 500 राज्यसभा में है, जो अब यहाँ पर क्या हो गया, लोकसभा में, लोकसभा ने प्रोसेस को इनिशिएट किया, अब यहाँ पर 1/4 मेंबर्स का साइन होना चाहिए। 1/4 का मतलब यहाँ पर क्या होता है, आपको बोलना है कम से कम 25 × 5 125 मेंबर्स का 500 में से साइन होना चाहिए, तब इस प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं, अदरवाइज प्रोसेस इनिशिएट नहीं होगा। एंड ए 14 डेज नोट शुड बी गिवन टू द प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को 14 डेज नोट्स दी जाते हैं कि आपके रिलेटेड जो आपके अगेंस्ट जो है क्या किया जाता है, इंपीचमेंट प्रोसेस इनिशिएट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या करेगा प्रेसिडेंट, अपना जो है अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कर सकता है, अपन खुद को क्या करने के लिए, खुद को प्रूव करने के लिए कि मैंने कोई भी गलती नहीं की, कोई वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या जो खुद को बचाने के लिए आप बोल सकते हो, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को क्या कर सकता है, हायर कर सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, खुद को डिफेंड करना एक्चुअली जिसको बोला जाता है। आर्टिकल 58 इज अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 58 आर्टिकल क्या बोल रहे हैं, जो इलेक्शन, जो प्रेसिडेंट इलेक्शंस के लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, आर्टिकल 58 के मेंशन दिया गया है। आर्टिकल 58 डील्स द कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस एंड आर्टिकल 60 इज अबाउट द ऑथ एंड अफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जो ऑथ और अफर्मेशन होते हैं प्रेसिडेंट के, ये आर्टिकल 60 के अंदर। प्रेसिडेंट के रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो आपको सभी पता होने चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। Question number 20, which article of the Indian Constitution is related with the protection of the interests of the minorities? आपको पता है आर्टिकल 14 to 18 क्या होता है, राइट टू, आपको पता है राइट टू इक्वालिटी, ठीक है।
और उसके बाद 19 to 23 आपको पता है क्या होता है, आपको 19 में 6 आते हैं, ठीक है, 6 राइट्स आ जाते हैं, तो आपको बोलना है कौन सा है। तो ये आपको याद रखना अगर आपने पढ़ा होगा, प्लीज डू नॉट ईट अनरैप्ड टॉफी, प्लीज डू नॉट ईट अनरैप्ड टॉफी, अनरैप्ड टॉफी, दैट इज 14 to 18, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया गया, किनके रिलेटेड, इंटरेस्ट, तो माइनॉरिटीज के रिलेटेड इंटरेस्ट बताया गया, अनटचेबिलिटी या माइनॉरिटीज के रिलेटेड। आई थिंक आर्टिकल जो है दैट इज आर्टिकल 30 यहाँ पर बताया गया है माइनॉरिटीज के रिलेटेड, ठीक है। मैंने 14 to 18 आपको बताया कोड किस तरीके से होता है, ठीक है। प्लीज डू नॉट इट अनरैप्ड टॉफी, मैंने कोड भी आपको बताया होगा, मैंने लेक्चर्स में जो है कोड बताया है किस तरीके से आर्टिकल्स को याद रखना। बट यहाँ पर आर्टिकल 30 आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 30 इज अबाउट राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। इन आर्टिकल 31 कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज मेंशन्ड। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आर्टिकल 31 में क्या है, एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी। और लेकिन उसके बाद क्या हो गया, आर्टिकल 31 को ये जो है फंडामेंटल राइट को क्या किया, डिलीट किया गया है फिर, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को। राइट टू वोट इज द राइट टू वोट क्या है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया, राइट टू वोट क्या है। सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया राइट टू वोट, ये पॉलिटिकल राइट है, सिविल राइट है, इकोनॉमिक राइट है, लीगल राइट है। राइट टू वोट है, आपको राइट टू वोट, आपको हक है वोट देने का, ये कौन सा राइट है, क्या ये पॉलिटिकल राइट है, क्या ये सिविल का राइट है, क्या ये इकोनॉमिक राइट है, क्या ये लीगल राइट है, ठीक है। आपको बोलना है सर ये पॉलिटिकल राइट है, क्योंकि जनरली बच्चे इसको टिक करते हैं ये सिविल राइट है, बट इट इज नॉट ए सिविल राइट, इट इज ए पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकल इक्वालिटी मीन्स ग्रांटिंग इक्वल सिटीजनशिप टू ऑल मेंबर्स ऑफ द स्टेट। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, सभी जितने भी मेंबर्स हैं उनको क्या मिलनी चाहिए, इक्वल सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। एंड ऑल्सो टू इंश्योर कंडीशंस दैट अलो द सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। और सिटीजन्स को अलो किया जाता है, इंश्योर किया जाता है ऐसी कंडीशन सो दैट जो सिटीजन जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं स्टेट के अफेयर्स में। पॉलिटिकल इक्वालिटी ब्रिंग्स along with it certain rights such as vote, right to contest elections, right to vote, right to contest election, right to criticize the government, ये सारा कुछ क्या है, ये पॉलिटिकल राइट है। नेक्स्ट जो है दैट इज हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। जब इंडियन जुडिशियल सिस्टम में पीआईएल को, आईपीएल नहीं है, पीआईएल को इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन जुडिशियल सिस्टम में, उस टाइम चीफ जस्टिस कौन था, आपको बोलना है उस टाइम चीफ जस्टिस जो था दैट वाज भगवती जो था, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था जब पीआईएल को इंट्रोड्यूस किया गया, किसमें, इंडियन जुडिशियल सिस्टम में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को इंट्रोड्यूस किया गया उस टाइम कौन था चीफ जस्टिस, आपको बोलना भगवती, ठीक है, पीएन भगवती। द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज ए कॉन्साइंस विद द प्रिंसिपल इंश्योर्ड इन द आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड डिलीवर प्रॉम्प्ट सोशल जस्टिस विद द हेल्प ऑफ लॉ। उसके अलावा आगे चलते हैं हम 23 और लास्ट दो क्वेश्चंस हमारे बन गए। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए, अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर आता है तो आप आराम से केस का पेपर जो है प्री वाला पेपर आप आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हो। जुडिशियल रिव्यू याद रखना, मैंने आपको बोला है जुडिशियल रिव्यू, मैंने आपको आर्टिकल 12 भी परसों वाले लेक्चर में बोला, आर्टिकल 13 भी मैंने बोला। आर्टिकल 12 मैंने बोला डेफिनेशन ऑफ स्टेट, और आर्टिकल 13 मैंने बोला आपको जुडिशियल रिव्यू, जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल एनोलमेंट इज रिलेटेड विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता है जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 है, आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 12 तो आर्टिकल 35 आपको पता होना चाहिए जो फंडामेंटल राइट्स के साथ एसोसिएट होते हैं, ठीक है, जो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हैं, तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 13 इज द जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, what is the maximum time interval permitted between two sessions of the parliament। दो सेशंस होते हैं पार्लियामेंट में, तीन सेशंस एक्चुअली होते हैं, तीन सेशंस होते हैं पार्लियामेंट, एक होता है बजट सेशन, एक होता है मॉनसून सेशन, और एक होता है, और कौन सा होता है, विंटर सेशन। और सबसे बड़ा सेशन होता है बजट सेशन, सबसे छोटा सेशन होता है विंटर सेशन, और एक सेशन होता है मॉनसून सेशन। तो दो सेशंस के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होने चाहिए, कम से कम साल में 2 बार सेशन तो होना ही चाहिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है अब, द आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू द, क्या ये एजुकेशन यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कौन करंट है, रेजिडरी सब्जेक्ट्स में। आपको बोला है सर एजुकेशन इज इन कौन करंट लिस्ट, एजुकेशन जो है कौन करंट लिस्ट में। द सब्जेक्ट डिफाइंड एंड इनलिस्टेड अंडर लिस्ट 3rd ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म ए जॉइंट डोमेन ऑफ बोथ सेंटर एंड द स्टेट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एजुकेशन वाला पार्ट जो है किस में आता है, आपको बोलना है कौन करंट लिस्ट में,
ठीक है, आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। कल हम क्वेश्चन नंबर 26 नेक्स्ट करते हैं। मतलब अभी हमने 75 क्वेश्चंस को किया है, मतलब पहले दिन हमने 25 किया, आज 25 होगा, और 25 आज हमने किया है, तो कल नेक्स्ट और 25 आएगा तो आपका 100 हो जाएगा। मैंने आपको प्रॉमिस किया आई वुड कंप्लीट 1000 MCQs ऑफ पॉलिटी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। एक्सप्लेनेशन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सप्लेनेशन से ही आपको रिवाइज होता है, ना कि क्वेश्चन पढ़ने से रिवाइज होता है। ठीक है, अगर आपको केएस का कोर्स लेना, आप केएस का कोर्स बाय कर सकते हो। प्ले स्टोर में जाना है, WS Academy को डाउनलोड करना, और वहाँ पर आप जो है फुल कोर्स देख सकते हो 1000 में विथ स्टडी मटेरियल। वो देखने के बाद आप यहाँ पर सीधे आ जाओगे और MCQ सेशंस ले लोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करोगे हमें ये सेशन अच्छा लगा।